जय हिंद मेरे सेठ सैनियों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पे बात करेंगे क्लास 10th का जो सोशल साइंस है, सोशल साइंस के कुछ वायरल सब्जेक्टिव प्रश्नों पे बात करेंगे। और ये जो प्रश्न है ना, आपके 12 फरवरी का यानी कि कल जो एग्जाम होने वाला है ना, यहाँ पे आपका प्रश्न जो है देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और आज की इस वीडियो पे हम लोग 10 सब्जेक्टिव प्रश्नों पे बात करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे ही। तो बात करें दोस्तों पहले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले अगर आपको लग रहा है कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सबसे पहला, और दूसरा अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो दो काम करना है। पहला तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक दिया हुआ है ना, वहां पे जाके आपको एक बार ज्वाइन जो है जरूर हो जाना है। तो बात करें दोस्तों पहले प्रश्न पे। प्रश्न क्या है कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखना है। यानी कि जो भारतीय कृषि व्यवस्था है उस पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है। तो बात करें आंसर पे, तो देखेंगे सबसे पहले प्रभाव के बारे में। तो देखोगे मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा है, और एग्जाम में अगर आप पॉइंट वाइज लिखते हो तो उसके नंबर जो है आपको अच्छे मिलते हैं। तो क्या है कि वैश्वीकरण भारतीय किसान अपने यहाँ, क्या है, वैश्वीकरण के कारण भारतीय किसान अपने यहाँ अधिक होने वाले पदार्थों को विश्व बाजार में बेचकर अच्छा दाम प्राप्त कर सकता है। तो पहला तो जो भी अतिरिक्त आपके पास उत्पादन है उसको आप विश्व बाजार में बेच सकते हो और उसका अच्छा खासा मोटा रकम प्राप्त कर सकते हो। कृषि वैज्ञानिकों के सहयोग से देश में नए नए चीजों की पैदावार होने लगी जो पहले संभव नहीं था। अब जब ये वैश्वीकरण का प्रभाव आया और जो वैज्ञानिक है जब दुनिया भर में घूमना शुरू किया तो उससे एक चीज का पता चला कि कौन से देश में और क्या पैदावार हो सकता है। तो जब नए नए तकनीक आया तो बाकी सारे चीजों का पैदावार होने लगा, जिससे बोलेंगे कि जिसकी संभावना नहीं थी ना तो वो भी शुरू हो गई। प्रमुख कृषि उत्पादकों के निर्यात की स्वतंत्रता दी गई। ढांचागत सुधार, प्रौद्योगिक परिवर्तन, बाजार सुधार, क्रेडिट कार्ड का विस्तार आदि के कारण आधुनिक निवेशों में वृद्धि हुई। तो साथ ही साथ जब ज़्यादा मात्रा में कंपनियां बोलो या विश्व के अन्य देशों जब इन पे इंटरेस्टेड होने लगे तो इससे क्या होगा कि जो भी कृषि उत्पाद की जो निर्यात है उसमें स्वतंत्रता दी गई। और साथ ही साथ जो भी ढांचागत सुधार का बात किया जाए या प्रौद्योगिकी परिवर्तन का बात किया जाए या बाजार की जो भी सुविधाओं का बात किया जाए या जो भी लोन वगैरह क्रेडिट कार्ड वगैरह का बात किया जाए, इनका भी निवेश हुआ, जिनसे इसका ढांचागत जो है सुधार देखने के लिए मिला। आगे देखोगे जब विभिन्न फसलों की मांग विश्व भर में बढ़ेगी तो मांग बढ़ने से चीजों का उत्पादन भी बढ़ेगा और इससे क्या होगा, ज्यादा मात्रा में लाभ जो है किसानों को होगा। आगे जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, यंग इटली क्या था, इसकी स्थापना किसने किया था। तो यंग इटली एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। इसका स्थापना 1830 ईस्वी में जोसेप्पे मैत्सनी ने एकीकृत इटली के विचारों को प्रसारित करने के लिए किया था। तो एक क्या था, यंग इटली, और दूसरा क्या था, यंग यूरोप। ये दोनों बात आपको याद रखना है, लेकिन इटली का हमेशा डेट पूछता है तो डेट याद रखिएगा 1830 में हुआ था। कब हुआ था? 1830 में, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि साख क्या है। तो साख एक प्रकार का समझौता है जिसमें ऋणदाता कर्जदार को धन, वस्तु, सेवा इस वादे पर देता है कि वह भविष्य में उसका भुगतान कर सकेगा। यानी कि साख क्या है, एक समझौता है जिसके तहत क्या होता है कि ऋणदाता जो है वो कर्जदार को, यानी कि जो कर्ज लेना चाहता है उसको क्या करता है कि ऋण के बदले चाहे धन हो, वस्तु हो या कोई सेवा का वादा करता है कि अगर मैं नहीं चुका पाऊं तो लोन, तो आप क्या करोगे, इसे बेचकर क्या करोगे, अपनी भुगतान की पूर्ति करोगे। अगला प्रश्न है यूटोपिया, जिसे क्या बोला गया, कल्पनादर्श, से आप क्या समझते हैं और यूटोपिया के प्रणेता कौन थे, इनके जो है मार्गदर्शक कौन है। तो देखो, सभी प्रकार के भेदभावों से मुक्त एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना जिसे वास्तविकता के धरातल पर लाना लगभग असंभव है। यानी कि ऐसा माना जाना कि ये जो चीज आप देख रहे हो ये होगा, जिस प्रकार की समाज की व्याख्या की गई। क्योंकि देखो, जिस समय यूरोप में राष्ट्रवाद वाले चैप्टर का पूरा सार है, तो उसमें एक ऐसी समाज दिखाई गई थी जहां पे भेदभाव था, समाज में बहुत ज्यादा दंगे हो रहे थे, यानी कि चारों तरफ से समाज जो है वो अराजकता का जो है प्रसार कर रहा था। लेकिन यूटोपिया का मानना था कि हमें एक ऐसे कल्पना, एक आदर्श कल्पना का
बात रखेंगे जो इतना मतलब सभ्य होगा, इतना अच्छा होगा, इतना सुंदर होगा कि जिसकी कल्पना क्या है, असंभव है। तो कल्पनादर्श या यूटोपिया के नाम से जाना जाता है। यही समाज जो है कल्पनादर्श या यूटोपिया का नाम जाता है। यूटोपिया विचार के प्रणेता प्रसिद्ध चित्रकार फ्रेडरिक सरियो था। कौन था? फ्रेडरिक सरियो था। यह बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मुद्रा के प्रयोग के 2 तरीके या ढंग बताना है। तो एक तो हम लोग वस्तु विनिमय में, यानी कि वस्तु के बदले क्या करते हैं, पैसा देते हैं और वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं। और दूसरा मूल संचय, यानी कि पैसा को जमा करने में भी इसका हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, औपचारिक ऋण क्या है? तो औपचारिक प्रक्रियाओं को पूरा कर बैंकों, सहकारी संगठनों से लिए गए ऋण को क्या बोलेंगे? औपचारिक ऋण बोलेंगे। गौर कीजिएगा, औपचारिक ऋण प्रक्रिया क्या है? तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी औपचारिक प्रक्रिया है उस प्रक्रियाओं के द्वारा बैंक से या किसी सरकारी संगठन से जो हम लोग ऋण लेते हैं उसे ही कहा गया औपचारिक ऋण। यह बात आपका रखना है। अगला प्रश्न 7 नंबर का कि मृदा अपरदन एवं भू संरक्षण से आप क्या समझते हैं? मृदा अपरदन या भू संरक्षण। मृदा अपरदन मतलब क्या होता है? मिट्टी का कटाव या एक जगह से दूसरी जगह जाना। क्या समझते हैं? मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारकों का क्या करना है, आपको वर्णन करना है। तो बात का आंसर पे, तो मृदा आवरण का हटना मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा आवरण यानी कि ऊपरी जो परत उसका हटना ही क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन प्रभावित जल पवन जैसे प्राकृतिक कारकों तथा पेड़ों की कटाई तथा पशुओं के अतिचरण से होता है। आप क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि बताइए जो मृदा अपरदन या जो भूक्षरण वो किसके कारण होता है? तो बोलोगे जल के कारण, पवन के कारण, प्राकृतिक कारकों के कारण तथा कुछ मानवीय और मानवीय कारक भी है। जैसे अगर बोलोगे पेड़ों को कटना, पशुओं का चरना, इससे होता है। भू संरक्षण का अर्थ है मिट्टी की उर्वरता में कमी होना या भूमि के किसी भाग पर एक ही फसल की खेती करने से भी हो जाता है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि आप एक ही भूमि पे ज्यादा मात्रा में खेती करोगे तो जो फसल है, जो मैं बोलूंगा पैदावार है उस भूमि का, वो नष्ट हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा प्रक्रिया है आपका क्या, भूक्षरण का। लेकिन देखो उत्तरदायी कारक के बारे में, तो देखो 2 तरह के कारक है, एक तो मानवीय कारक, दूसरा क्या होता है, प्राकृतिक कारक। तो बात करें मानवीय कारक के बारे में, तो वनों की कटाई, अति पशुचरण, निर्माण एवं खनन, दोषपूर्ण कृषि पद्धति तथा औद्योगिक प्रक्रिया आदि मृदा अपरदन के मुख्य कारण है। यानी कि आप देखोगे वनों की कटाई कर रहे हैं, अत्यधिक पशुओं को चरा दे रहे हैं, कहीं पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मकान बना दे रहे हैं, कोई उपजाऊ भूमि वहां पे मकान बना दे रहे हैं, या वहां पे खनन कार्य कर रहे हैं, या क्या कर रहे हैं, जितना मात्रा में हमको उर्वरक चाहिए उससे कहीं ज्यादा मात्रा में उर्वरक दे रहे हैं। तो इन सारे प्रक्रियाओं से क्या होता है, मृदा जो है वो अपरदित होता है, मृदा का क्षरण होता है। अगला क्या है, प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारकों में पवन, जल, हिमनद मुख्य रूप से अपरदन के कारक है। बहता जल मृदा को काटते हुए गहरी अवनलिकाएं बनाते हैं, जिनके अंदर से बहता हुआ पानी मिट्टी को कटाव तेजी कर देता है। पवन द्वारा मृदा तथा ढाल भूमि से मिट्टी उड़ाकर ले जाने की प्रक्रिया मृदा अपरदन कहलाता है। यानी कि पहला तो इन सभी कारण से मानवीय कारण, दूसरा क्या है कि मान लो कि तेज हवा चल रही है तो ऊपर वाले जो परत है उसको उड़ा के ले गया, या पानी बह रहा है तो ऊपर वाला मिट्टी जो है वो घिसा के मतलब ऊपर वाले मिट्टी को बहा के ले गया, तो इससे भी जो है आपकी मृदा अपरदित होती है। तो 2 कारण आपको याद रखना है। अगला एक प्रश्न है आपका, विपक्षी दलों के कार्यों का वर्णन करें। विपक्षी दलों के क्या कार्य है? तो बात करें कार्य क्या, तो सबसे पहला क्या है, शासन दल की मनमानी और निरंकुशता पर रोक लगाना। पहला क्या है, शासन दल की मनमानी और निरंकुशता पर रोक लगाना। तो लोकतंत्र में बहुमत प्राप्त दल को सत्ता प्राप्त होता है तथा अल्पमत दल विपक्ष दल की भूमिका निभाते हैं। बहुमत प्राप्त दल को अपनी मनमानी करने अथवा जन विरोधी गतिविधियों को संचालित करने से रोकने में विपक्षी दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इनका मुख्य काम क्या है कि जो सत्ता दल है, जो बहुमत प्राप्त किया है और अपना सत्ता बना दिया है, तो ऐसे दल जो अल्पमत के हैं वो लोग विपक्ष दल का काम करते हैं। और इनका काम क्या है कि ये लोग क्या करेंगे, ऐसे मनमानी को रोकेंगे कि जो जन विरोधी गतिविधियों का, जो लोगों के लिए ठीक ठाक नहीं होगा, उनको रोकने का काम करता है। सरकारी नीतियों को आलोचना करते हैं, सरकार की कमजोरियों को जनता के समक्ष लाते हैं तथा सरकार के विरुद्ध जनमत तैयार करने का भी इनका काम होता है। पहला तो ये क्या करते हैं, जो भी सरकार की आलोचना, जो भी गलती किया उनके बारे में बताएगा, सरकार की क्या कमजोरी है इसके बारे में बताएगा, और साथ ही साथ जनता को इनके विरुद्ध खड़ा करने का भी काम जो है वो करते हैं। दूसरा क्या होगा, राजनीतिक विकल्प प्रस्तुत करना। सत्ता प्राप्त दल जब किसी कारणवश भंग हो जाता है तो विपक्षी दल राजनीतिक शून्यता को भरने का कार्य करता है। वे सरकार बनाते हैं तथा विकास कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। इससे जनता के समक्ष राजनीतिक विकल्प जो होता है, अब मान लो कोई सत्ता दल है जिन्होंने सीट लाया
और सीट लाने के बाद वो सत्ता पे हुआ, लेकिन उनका कोई एक व्यक्ति मर जाता है, या मान लो कि ऐसा स्थिति होता है कि उनकी जो है पूरी की पूरी जो संगठन है या जो राजनीतिक दल जो सत्ता पे बहाल है, जो आपका मैं बोलूंगा कि जिनको ज्यादा वोट मिलकर है ना उनका चुना हुआ, और कहीं ना कहीं उसका पार्टी का जो सीट है वो कहीं ना कहीं कुछ हो जाता है, किसी कारण से वो गिर जाता है, तो उस समय क्या होगा कि जो विपक्ष दल होते हैं वो अपना समर्थन देकर देश को चलाने का वो काम करते हैं। अगला प्रश्न है राजनीतिक चेतना का विकास। तो प्रजातंत्र का विकास तभी संभव है जब जनता राजनीतिक रूप से जागरूक हो। जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक कराने में विपक्ष दल महत्वपूर्ण ढंग से सहायता करता है। विपक्ष दल जनता और सरकार के बीच संयोजन का कार्य करता है। वे सरकारी नीतियों, उनकी कमजोरियों तथा विविध पहलुओं से जनता को परिचित कराता है। इनसे लोगों की राजनीतिक चेतना होता है। यानी कि देखो सिंपल सी बात है, ये क्या करता है कि जो राजनीतिक चेतना है राजनीति के बारे में लोगों को बताने का भी काम करता है। जैसे कि ये लोगों को जागरूक करता है। विपक्ष दल का सबसे महत्वपूर्ण काम है लोगों को जागरूक करना। ये क्या करता है, जनता और सरकार के बीच में संयोजन का कार्य करता है। यानी कि देखो ये क्या करता है कि जो भी सरकार नीति करता है या जो भी सरकार के जो भी कमजोरी है उनके विभिन्न पहलुओं को क्या करता है, जनता के समक्ष रखने का काम करता है, जिससे जनता जो है सही गलत का फैसला आसानी से ले सकता है। अगला 9 नंबर का प्रश्न है आपका, क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होता? क्या कारण है कि कुछ जो है कर्जदार तैयार नहीं होता? तो बैंक अपने द्वारा दिए गए ऋण पर समर्थन ऋणाधार की मांग करता है ताकि ऋण वापसी की अनिश्चितता समाप्त हो। एक गरीब व्यक्ति के पास समर्थक ऋणाधार क्या देख सकते हो, एक गरीब व्यक्ति के पास समर्थक ऋणाधार के रूप में बैंक के पास रखने के लिए कुछ नहीं होता, अतः समर्थक ऋणाधार के अभाव के कारण वो बैंक से ऋण प्राप्त नहीं कर सकता। भारत में सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं है। देखो पहला हम लोगों ने देखा था कि क्या कारण है कि हमको कर्ज नहीं मिलता, तो सबसे पहला कारण क्या है कि उनके पास समर्थक ऋणाधार की मांग करता है ताकि उनको ऋण की अनिश्चितता वापिस हो सके। लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गरीब है, जिनको ऋण की आवश्यकता है, लेकिन उनके पास समर्थक ऋणाधार नहीं होता, यानी कि ऐसी कोई भविष्य निधि नहीं होती है या ऐसा कोई संचित निधि नहीं होता कि जब ऋण चुका नहीं पाया जाएगा तो सरकार उसे बैंक उसे बेचकर या उससे उनके राशि का जो है भुगतान कर सके, तो नहीं हो पाता। इसके कारण भी जो है लोग ऋण नहीं ले पाते। दूसरा क्या है कि सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक नहीं होता तो लोग जो है ऋण नहीं ले पाते। तो चौथा कारण क्या है कि बैंकों से कर्ज लेने में विशेष कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है तथा एक गरीब व्यक्ति शिक्षित नहीं होता, वो शिक्षित नहीं है तो उनको इसकी इन कागजों के बारे में जानकारी भी नहीं है, होने के कारण स्वयं को कागजी कार्रवाई से दूर रखना चाहता है। इसके लिए वो बैंक से क्या करता है, ऋण नहीं लेता है। अगला क्या है, बैंक भी ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण को ज्यादा जोखिम वाला मानता है क्योंकि ऋण को वसूलना कई बार क्या होता है, कठिन हो जाता है, इसलिए बैंक जो है ऋण नहीं देता। तो पहला तो उनके पास समर्थक ऋणाधार नहीं होता, दूसरे बात उनके पास जो है गरीब होता है, सभी जगहों पे बैंक नहीं होता, वो पढ़े लिखे नहीं होते, तो ये सब कारण है। और बात करें अंतिम प्रश्न पे प्रश्न क्या है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्र कंपनियों की क्या भूमिका है? तो बात करें आंसर पे, तो बहुराष्ट्र कंपनियां प्राय विश्व में ऐसे स्थानों की तलाश में रहते हैं जहां उनके उत्पादन की लागत कम हो ताकि अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके, है ना। विभिन्न देशों में बहुराष्ट्र कंपनियों के निवेश में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही विभिन्न देशों के बीच विदेशी व्यापार में भी वृद्धि हुई है। विदेशी व्यापार का एक बड़ा भाग बहुराष्ट्र कंपनियों द्वारा नियंत्रित एवं संचालित होता है। इस प्रकार बहुराष्ट्र कंपनियां विभिन्न देशों के बीच संबंधों को तेजी से बढ़ा रही है, साथ ही विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादनों का भी तेजी से एकीकृत हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि बहुराष्ट्र कंपनियां वैश्वीकरण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो समझिएगा क्या बात है, ये क्या बोल रही है। इनको सबसे पहला कहना है कि जो भी बहुराष्ट्र कंपनियां हैं वो ऐसे जगहों की तलाश में रहता है जहां पे उत्पादन की लागत बहुत कम होगा। जब उत्पादन की लागत बहुत कम होगा, किसी सामान को बनाने में कम खर्चा होगा, तो ज्यादा लाभ प्राप्त कर पाएगा। साथ ही साथ विभिन्न देशों में बहुराष्ट्र कंपनियों के निवेश में लगातार वृद्धि हो रहा है। जब लगातार मात्रा में वृद्धि होगा तो क्या होगा कि विभिन्न देशों के बीच में व्यापार में वृद्धि होगा। अब जब व्यापार में वृद्धि होगा तो उससे कहीं ना कहीं बोलेंगे कि विदेशों का व्यापार का एक बड़ा भाग बहुराष्ट्र कंपनियों द्वारा नियंत्रित भी किया जाता है, उसका संचालित भी किया जाता है, देखरेख भी करता है, उसको करने का भी काम करता है। इस प्रकार बहुराष्ट्र कंपनियां विभिन्न देशों के बीच संबंध को तेज करता है और उससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो विदेशी बाजार में उत्पादन में भी तेजी आता है और लोग जो है ज्यादा मात्रा में लाभ जो है कमा पाते हैं। तो ये टोटल का टोटल 10 प्रश्न थे जो मैंने आपको करवा दिया।
अब सवाल है कि अगर आपके पास पीडीएफ आता है तो आप पीडीएफ के माध्यम से ये सारे के सारे वीडियो देख सकते हो। पहले तो मॉडल पेपर के सारे वीडियो देख सकते हो, है ना। आप साइंस के क्वेश्चंस देख सकते हो, मैथ के देख सकते हो, सोशियोलॉजी के देख सकते हो, है ना। सारे के सारे देख सकते हो। सबसे बड़ी बात, आप टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पे क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हो। तो वीडियो के साथ बने रहे, चैनल के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।